ग्रेट मॉर्निंग में डियर फ्रेंड्स। भूपेश आनंद 31 आज का तारीख बेटे 31 अक्टूबर। टुडे आई विल बी टेकिंग विद लेक्चर नंबर 4, लाइव लेक्चर नंबर 4, दैट टू ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटे मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट कर रहा हूं। आई हैव डिलीवर्ड 3 लेक्चर्स। मैंने आपको लास्ट कल 30th में आई हैव डिलीवर्ड 3 लेक्चर्स। पहले 11 बजे लिया, फिर 2 बजे लिया और फिर शाम को 5:30 पे लिया। आज भी बेटे मैं लाइव लेक्चर्स ले रहा हूं, बट आई थिंक आज मैं मॉर्निंग के 2 सेशंस लूंगा, इवनिंग सेशन शायद नहीं लूंगा। अब वो मैं बता दूंगा आपको, तो आप जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें बेटे। एंड टुडे वी विल बी अगेन dealing with some more basic concepts in regard to cash flow statement, that why a cash flow statement is being prepared. देखिए अभी तक मैंने आपके कैप्लन से, आपके स्टडी मटेरियल से आई हैव नॉट टच्ड एनी क्वेश्चन। मैंने इवन अपनी बुक से, अपने जूस नोट से भी कुछ नहीं बताया, बिकॉज फर्स्टली आई वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट ऑल द बेसिक कंसेप्ट इन योर माइंड। मैं पहले आपके माइंड में सारे बेसिक कंसेप्ट को डालना चाहता हूं। गुड मॉर्निंग। कोई काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन लेट मिल रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने अभी कुछ किया नहीं है स्टार्ट, मैं बस 1-2 मिनट रिवाइज ही कर रहा था कि इन द लास्ट लेक्चर दैट इज ऑन 30 अक्टूबर मैंने 3 लाइव सेशंस लिए, एंड टुडे ऑल्सो आई एम टेकिंग 4 and 5th, तो मैं लाइव लूँगा। 6 का थोड़ा सा डाउट है, मैं बताऊँगा आपको। आप रजिस्टर ओपन कर लें जल्दी से, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया एटलीस्ट गुड मॉर्निंग कर दें और अपना रजिस्टर ओपन कर लें। बहुत बढ़िया। गौरव साहू समाधान, बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आप रजिस्टर ओपन करें, तब तक सभी और भी ज्वाइन कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट लेक्चर नंबर 4, लेक्चर 4। बेटे बैठने का तरीका मैंने एक फोटो बनाई अब आपके लिए कि भाई इस तरह से बैठना है। अब आपको यू हैव टू सिट स्ट्रेट। आपकी जो कमर है बिल्कुल बेटे सीधी होनी चाहिए, इस बात को समझ लीजिए आप। तो मैंने कहा जी पोस्चर ही बता देता हूं, हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। आपको खुश रहना है, खुश रहकर पढ़ाई करनी है, टेंशन के साथ नहीं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। तो आइए इन सभी बातों के साथ मैं आज का एक कोटेशन आपको बताने जा रहा हूं, एंड देन वी स्टार्ट विद द लेक्चर। नो मैटर हाउ यू फील। आप कई बार अच्छा फील करते हैं, कई बार अच्छा फील नहीं करते। सभी डेज एक जैसे नहीं होते, कई बार फेस्टिवल डेज हैं, कई बार नॉन फेस्टिवल डेज हैं, बट अगेन यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू ड्रेस अप। आप देखिए मैंने ड्रेस किया है, आज टाई भी लगाई है, नया मैंने आपके लिए ब्लेजर पहना है, खड़ा होके पूरे इरादों के साथ, एनर्जी के साथ आई वांट टू टीच यू। मैं अपनी नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। इट मीन्स इट डज नॉट मैटर हाउ यू फील, यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू शो अप एंड नेवर गिव अप। बेटा छोड़ना नहीं है, कभी अपनी हिम्मत को छोड़ना नहीं है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की कहानी आपने सुनी होगी। मोहम्मद गोरी 15-16 बार पृथ्वीराज चौहान से हारा, बेटे उसने हिम्मत नहीं हारी। आई एम नॉट गोइंग फॉर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोहम्मद गोरी, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी काम पकड़ा है तो आपको उसको पकड़ के आगे लेके जाना है, हिम्मत नहीं हारनी बेटे। चलिए जी, भूपेश आनंद आपके सामने स्टार्ट कर रहा है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 5 मिनट में। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि एक तो था ट्रेडिशनल ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना, ट्रेडिशनल ज़माना, जैसे आपके पेरेंट्स का, हमारे पेरेंट्स का। पहले ज़माने में दोस्तों इतने सोशल मीडिया नहीं होता था, कुछ और होता होगा। उस ट्रेडिशनल ज़माने में सब क्या करते थे, इफ़ दे वांट टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ देयर बिजनेस, कि भाई हमने पूरे वर्ष काम किया, वी हैव डन द हार्ड वर्क, हमने पैसे इन्वेस्ट किए, हमने एक्टिविटीज़ की, तो व्हाट इज़ द रिजल्ट। जैसे एक स्टूडेंट की बात करें तो बेटे उस स्टूडेंट ने पूरे ईयर क्लास गया, स्कूल में गया, तो उसके पेरेंट्स भी और वो बच्चा भी इंटरेस्टेड रहेगा ना, एक्सपेक्टेड होगा ना कि मेरा रिजल्ट क्या है। तो रिपोर्ट कार्ड हैज़ टू बी गिवन बाय दैट स्कूल अथॉरिटीज, और उस रिपोर्ट कार्ड में उसके बारे में पूरा बताया जाएगा कि उसने फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, हाफ ईयरली, ऑल दी सब्जेक्ट वाइज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अटेंडेंस,
बाकी सब कुछ उसके बारे में बताया जाएगा. It means with the help of that report card, parents can easily find out कि उनका जो वार्ड है, उनका जो बेटा है या बेटी है कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, उसको कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है. बिल्कुल इसी तरह से बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट का जन्म बिल्कुल यहीं से हुआ. यदा यदा धर्मस्य कलानि भवति भारता. At that earlier time, at the traditional time, we were preparing trading account. You must have prepared trading account. You must have calculated gross profit, and then we are preparing profit and loss account. We are calculating net profit. और last में हम balance sheet बनाते थे. ऐसा ही होता था. But the point is, as the time passes by, जैसे जैसे समय बीता, स्टेक होल्डर्स की नई नेसेसिटीज आ गई और कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड्स पॉपअप हुए. एनरॉन का फ्रॉड पॉपअप हुआ, सत्यम कंप्यूटर्स पॉपअप हुआ, कैलविनेटर पॉपअप हुआ और बड़े सारे ऐसे कंपनीज बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट, लेमन ब्रदर्स, जनरल मोटर्स बेटे खत्म ही हो गई, नष्टो नाबाद हो गई. So then we felt that there is a need that we should know, we should have some new concepts in the reporting. तो IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IAS 7 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 को निकाला गया. एंड एज पर IAS 7, the company, the corporate entities who are preparing their financial statements, now financial statements are not enough to show your net result. रिपोर्ट कार्ड बेटे कंपनीज अपनी रिपोर्ट कार्ड कैसे देती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके. Now the financial statement which they were preparing, trading account, profit and loss account, balance sheet, that was not enough. उससे ज्यादा डिस्क्लोज हो नहीं रहा था. तो IAS 7 ने कहा that you have to now prepare a new statement which is named as a cash flow statement. It means along with financial statements, it means along with profit and loss, along with balance sheet, now you have to prepare a new statement which means cash flow statement, and the format is also given by IAS 7 कि भाई इस तरीके से बनाना है. These are the activities on the basis of which you will prepare, and you have to show your cash flow statement along with your financial statements so that stakeholders can get an idea कि आप एक्चुअली में क्या करते हो, आपका एक्चुअली में पैसे कहां से आते हैं, एंड हाउ मच इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डूइंग गुड, एंड हाउ मच कैश इज कमिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड हाउ मच कैश इज कमिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी. बेटे ये तो वही बात हुई ना कि एक स्टूडेंट है या एक पर्सन है हु इज वेरी गुड, हेल्थ वाइज बड़ा अच्छा लग रहा है बाहर से, बट अचानक उसको हार्ट अटैक हो जाता है, भगवान ना करे. इट मीन्स हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो गया. इट मीन्स कि फिजिकली तो ठीक लग रहा था बट इंटरनली वो ठीक नहीं था. दिख कुछ और रहा था, अंदर से कुछ और था. बिकॉज ऑफ दीज रीजन देयर वर फाइनेंशियल फ्रॉड्स. So the profit and loss statement which you prepare, that is just a physical body, that is just a disclosure, that is just a book profit, that is just a hypothetical profit because it has been prepared as per different accounting standards, as per different concepts, as per different assumptions. तो now there is a need कि आप उसके बीच में पॉन्डर करें और उसके बीच से आप कुछ कैलकुलेट करके बताएं. एंड वी विल डू ECG. बेटे टाइमली ECG करेंगे, टाइमली उसका कार्डियोग्राफी करेंगे, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि कहीं उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस तो नहीं है. तो उस चेकिंग का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट. बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट और कुछ नहीं, इट इज द ECG ऑफ दैट कंपनी, that from where that cash is coming, and as per that ECG we will see that what are the elements of cash and cash equivalent. और उन 3 एलिमेंट्स का हम ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, हम क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे, और उसके बाद जो पैसे जितना भी डिफरेंस आएगा उसको बाइफरकेट कर देंगे 3 एक्टिविटीज के नाम में. ला कागज कलम दवात ला, मैं लिख दूं अपना नाम तेरे नाम, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज. होप आप बात को समझ पा रहे हैं. मैंने अभी
I have revised the old concept but in a new way, that this is the reason which force us, IASB to prepare a new statement along with your financial statements which is named as cash flow statement. फिर मैंने और कुछ ज़्यादा वैसे तो कुछ नहीं बताया था 3 लेक्चर्स में, बेसिक कंसेप्ट्स की बातें की थी मैंने, कैश की बातें की थी, कैश इक्विवेलेंट की बातें की थी, फ्लो की बात की थी, कैश फ्लो की बात की थी. Then I have told you the difference between book profit and cash profit. Then I have discussed that what are the positives of cash flow statement, what are the negatives of cash flow statement. और उसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो हमने ट्रांजैक्शंस की बातें की थी. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट दीज आर द एक्टिविटीज एंड दीज एक्टिविटीज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. बेटे 3 तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं और उसके बारे में पूरा बताया था. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज. और मैंने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल एक्टिविटीज से बिकॉज दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर. एंड मैंने एक कहानी बताई थी कि बिजनेस स्टार्ट किया कैसे चलेगा, हवा में नहीं चलेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा. एंड देन फॉर दैट यू नीड दिस, व्हेन फॉर दैट यू नीड फैक्ट्री, ऑफिस, शोरूम, सेलिंग, एंड देन फॉर दैट यू नीड सम एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, एंड फॉर बाइंग दैट नॉन करंट एसेट यू नीड पैसा, रोकड़ा, फंड्स. And for that funds we have to frame our capital structure. Debt equity mix को फ्रेम करना पड़ेगा. आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आप बताइए पार्टी वियर पहनते हैं, उसके बाद आप अपना मेकअप करते हैं, आईब्रोज ठीक करते हैं. सिमिलरली आई हैव टोल्ड यू कि जब आप डेट इक्विटी मिक्स को फ्रेम करेंगे तो हाउ मच डेट फंड्स शुड बी रेज फ्रॉम डेट, हाउ मच फंड शुड बी रेज फ्रॉम इक्विटी. बेटे आपने बचपन से सुना है 2:1 इज द बेस्ट डेट इक्विटी रेशो. सुना है या नहीं? बेटे मैंने भी सुना था, मेरी मैडम ने भी कहा था डेट इक्विटी रेशो इज 2:1. इसका मतलब डेट डबल हो सकता है इक्विटी के, बट उससे ज्यादा होगा तो दैट कंपनी इज अ मोर रिस्की कंपनी. इट मींस वी हैव टू फ्रेम दैट डेट इक्विटी मिक्स, दैट हाउ मच फंड्स वी कैन रेज थ्रू फाइनेंशियल एक्टिविटीज फ्रॉम डेट borrowers fund and how much funds we can raise from equity, that is owners fund. यहां तक कराया था बेटे और कुछ नहीं. फिर मैंने कैश अकाउंट लास्ट लेक्चर नंबर 3 जो कल शाम का लाइव लेक्चर था, काफी बच्चों ने वो ज्वाइन नहीं किया, तो अभी वो अब पब्लिक हो जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करना, देखना. फिर मैंने एक आपको लास्ट लेक्चर में कैश अकाउंट दे दिया था. कैश अकाउंट में आई हैव गिवन सो मेनी आइटम्स. मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस डेबिट की थी. बेटे कैश अकाउंट सिंपल है, आपको पता है ना, ये रिसिट साइड होती है और ये पेमेंट साइड होती है. We have prepared cash book, we have prepared cash account in chapter number 3 and 4, and you are all aware that when cash is coming in, जब cash आ रहा है तो we write down here cash is coming in. When cash is coming in and when cash is going out. But when cash is going out, we write down in the payment side, and when cash is coming in, we write down in the debit side. We all know that ऐसा ही हम कर रहे थे, बट हमने क्या किया, इस पूरे कैश अकाउंट को चेंज कर दिया. बेटे इसका फोटो ही चेंज कर दिया. जैसे आपने कभी देखा है कि आप एक मैडम बबली है, बबली दिखने में कुछ ऐसे लगती हैं, बट ये ब्यूटी पार्लर में जब होकर आती हैं तो बड़ी ज़्यादा इनकी फोटोग्राफी चेंज हो जाती है वो बबली. इट मीन्स दिस पर्सन इज कैश अकाउंट before going to beauty parlor, and now it is like a very newly married bride after going to a beauty parlor, and she will be named as cash flow statement. ठीक है जी. कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज थी और मैंने यहां तक बताया था. आइए बेटे रजिस्टर ओपन कर लीजिए, मैंने रिवाइज करा दिया है. मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट बताने वाला हूं, और आपको वो नोट करना है तभी बेनिफिट है. नहीं तो लाइव लेक्चर आप ले रहे हैं, आप खुश हैं, वी आर डूइंग लाइव, हमें फ्री में मिल रहा है, सर बता रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सर ने ब्लेजर पहना है, टाई पहनी है और मजे आ रहे हैं. बेटे नहीं, नॉलेज सरस्वती जी तभी आने वाली हैं व्हेन यू विल डू एफर्ट्स. एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी. एसीसी तभी बनेंगे, सीए, सीएफए, व्हेन यू डू एक्टिविटीज. हार्डवर्क करना पड़ेगा. तो आइए रजिस्टर ओपन कीजिए. फर्स्ट पॉइंट आज लिख डालिए बेटे. आज हम एक क्वेश्चन करेंगे और बड़ा ही प्यारा सा उस क्वेश्चन को मैंने उस पूरे जूस नोट्स को इस वीडियो के नीचे अटैच कर दिया है. तो इस लेक्चर के बाद आपको वो नोट्स मिल भी जाएंगे. अभी आप ध्यान से बैठेंगे,
फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं आप सभी। आज लेक्चर 4 है, मैं अपनी होश में आज आपके सामने बोल रहा हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखना बेटे इज अ डॉक्यूमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, because we are doing statement of cash flows, either I can say statement of cash flows और cash flow statement। बात एक ही है बेटे, कान को ऐसे पकड़ें, कान को ऐसे पकड़ लें, बात एक ही है। cash flow statement is a document which discloses cash from 3 activities। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा व्हाइट पेपर जो हमें कैश बताता है कि 3 एक्टिविटीज से कहां से कैश आया। ठीक है जी, ठीक है सर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में तो शायद नहीं बताया, लेकिन अभी एक नई चीज बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब हमने नया आज के लेक्चर 4 के कंसेप्ट की बातें शुरू कर दी हैं। बट ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने वैसे ही बनाया। आज सुबह मैं जल्दी आ गया था अपने रिकॉर्डिंग रूम में, तो मुझे लगा कि मैं आज एक न्यू वे, न्यू कंसेप्ट बताऊं। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ बैलेंस शीट, यू मस्ट हैव सीन इन 11th और 12th, और इवन इफ यू हैव नॉट सीन, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। हमने ऑलरेडी अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक चैप्टर कर दिया था, that how we prepare a financial statements. In the financial statement we have discussed that this is the way in which we can prepare a balance sheet. तो बेटे हम शेयर कैपिटल, ये साइड जो होती है बेटे लाइबिलिटीज और कैपिटल की होती है, और ये साइड एसेट्स की होती है। एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन, एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल्सो एंड एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर ऑल्सो, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। सो दिस साइड इज कैपिटल और लाइबिलिटी साइड एंड दिस साइड इज एसेट साइड। एंड आई नो दैट कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बैलेंस हमेशा टैली करेगा। जब तक सूरज चांद रहेंगे ये बैलेंस टैली करता रहेगा, बिकॉज आई नो दैट एवरी ट्रांजेक्शन इज हैज अ डबल इफेक्ट, हैज अ डुअल इफेक्ट। तो बेटे डबल इफेक्ट है तो ये कम टैली करने वाला है। अगर डबल इफेक्ट नहीं आ रहा एंड यू आर नॉट टेलिंग इट, इट मींस देयर हैज टू बी एरर। अभी हम एरर में नहीं जा रहे। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यहां लिखा शेयर कैपिटल। ठीक है जी, अब देखिए ये मैंने बिंदु बिंदु बनाए। शेयर कैपिटल ये अमाउंट है बेटे, जो मैंने ये डॉट डॉट बनाया ना बेटे, ये अमाउंट है। सो दैट कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो, मैं इसलिए लाइंस डाल रहा हूं। ये अमाउंट है बेटे। ये मैंने क्या बनाया, आई हैव प्रिपेयर्ड अ बैलेंस शीट, अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। मैंने फर्स्ट आइटम लिखी शेयर कैपिटल। Now share capital we have seen in the financial statement chapter। मैंने इक्विटी लिख दिया, प्रेफर्ड स्टॉक, रिटेन अर्निंग, इक्विटी, स्टेटमेंट शोइंग इक्विटी एज पर एसओएफपी, डिबेंचर सेकेंड आइटम लिखा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लोन्स, और फिर नेक्स्ट कॉलम जो मैंने बनाया उसको लिखा मैंने करंट लायबिलिटीज, और विद इन करंट लायबिलिटीज आई हैव रिटन अकाउंट्स पेबल। आई हैव रिटन accounts payable means creditors, accrued expenses, we have discussed accruals and prepayments, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अभी आपने सर्विसेज नहीं दी, आपको इनकम पहले ही रिसीव हो गई, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसी तरह से आप देखिए बैलेंस शीट का एसेट साइड, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड कैश इक्विवेलेंट। पूरा फर्स्ट लेक्चर मैंने डिवोट किया था एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट आई मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब मां या मां जैसा, जैसे बैंक बैलेंस, जैसे पेटीएम क्रेडिट बैलेंस, जैसे गूगल पे बैलेंस, जैसे डेबिट कार्ड बैलेंस, क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा। तो इट मीन्स जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो यहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं। अब एक बात नहीं बताने वाला हूं जो शायद आपको कभी पता ही नहीं होगी, इवन इफ यू हैव डन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटे ये जो एक्टिविटीज है ना, ये जो दो लिखे हैं ना, नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Now I will bifurcate that balance sheet also into different activities। बेटे पूरी बैलेंस शीट के मैं 3 हिस्से कर दूंगा। I will divide that balance sheet, that SOFP, that statement of financial position in 3 parts। The first part I have just told you, it is in relation to non-current assets and investments। So this is an investing activity, and this part share capital and debt and loans, that is the capital structure part, that is the debt equity mix part, that is a financial activity। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, मैं आपको एक नए ढंग से बता रहा हूं सो दैट कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए यू कैन इजीली आंसर इट। अभी तक मैंने कैप्लॉन, बीबीबी कुछ भी यूज नहीं किया, मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज नहीं करने वाला। आफ्टरनून के बाद जो लेक्चर होगा मैं अपने जूस नोट्स में आऊंगा,
आई विल बी टेलिंग यू, मैं आपके कैप्लन में आऊंगा, मैं आपके बीबीबी में आऊंगा, एंड आई विल टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट. अभी आपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर तक पहले 5 लेक्चर मेरे हिसाब से करने हैं. मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा. सुना होगा आपने. मुझे 5 लेक्चर का सुनने की पेशेंस दो, मैं उसके बाद ऐसे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि आपके खुद ही हो जाने हैं बेटे. तो मैंने कहा I will be dividing this balance sheet into 3 activities. Let this part be investing activity, because non-current assets and investments are investing activities, and share capital, equity, debentures, loans, all are financial activities. और बेटे ये जो नीचे है ना current assets, ये जो नीचे मैंने बनाया ना बेटे current assets and current liabilities, ये जो part है this is operating activities. तो ऐसे भी आप आराम से रिलेट कर सकते हैं. ऐसे 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 ऐसे. No doubt operating activities are my principal generating activities. My investing activities are in relation to non-current assets and investments, and my financial activities are in relation to share capital, debt, equity, retained earnings. आज मैंने इसको बैलेंस शीट के नजर से बताने की कोशिश की. होप आपने नोट कर लिया होगा. मैं अब आगे चल रहा हूं. ऑल चेंज, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. ऑल चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. बेटे जितना भी चेंज करंट एसेट्स में होगा, ऐसे एसेट्स विच आर टू बी, विच आर लिक्विड एसेट्स, विच आर जनरली रिलेटेड विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. बेटे करंट एसेट्स में क्या आता है? स्टॉक आता है, अकाउंट रिसीवेबल आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है. अब आप ये बताइए, ऑल दीज आर रिलेटेड विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अभी हम देखेंगे व्हाई दे आर रिलेटेड विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. एंड करंट लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आराम से नोट करना है बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं. अब कुछ बच्चे नोट नहीं कर रहे, बेवकूफ है, क्या कर सकते हैं. अभी देखेंगे स्कोप ऑफ एसीसी इन इंडिया. मैं सबके आंसर्स भी करने वाला हूं. अभी पहले जो मैं कह रहा हूं वो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. ऑल फ्लो स्लैश चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. बेटे आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल आई डिड डिप्लोमा आई फ्रॉम ACCA. मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप CA कर रहे हैं अगर, या CS करते हैं, या CMA कर रहे हैं इंडिया में, तो बेटे यू विल बी इन्वेस्टिंग 3-4 ईयर्स यंग एज के. और उसका आजकल अगर आप मार्केट में देखें तो हाल अच्छा नहीं है. दीज आर माई व्यूज. बट इफ यू गो फॉर एनी अदर फॉरेन कोर्स, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप ACCA करें, मैं कहता हूं इफ यू गो फॉर एनी अदर कोर्स एज पर योर इंटरेस्ट, CFA, CPA USA, ACCA, ये सभी कोर्सेज आजकल इंडिया में हो रहे हैं और आप इसके एग्जामिनेशन दे सकते हैं. तो इट डिपेंड्स कि आपकी हॉबी क्या है. बेटे दीज हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन Big 4. आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आपका पूरा ग्लोबल एक मार्केट प्लेस बन सकता है. सो आई विल रिकमेंड कि आपको अगर चॉइस कर रहे हैं तो ACS इज बेटर. आप लिख लें ऑल फ्लो और चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने बताया हुआ है, ये तो मैंने बताया था, आज बैलेंस शीट के फॉर्मेट से बताया that all current assets and current liabilities are related with operating activities. आप मुझे बताइए करंट एसेट में स्टॉक है. What is the reason you keep stock? आप स्टॉक क्यों रखते हैं? क्योंकि आप बेचना चाहते हैं, आप सेल करना चाहते हैं. So sale is operating activity. अकाउंट्स रिसीवेबल क्यों होते हैं? बिकॉज यू हैव सोल्ड क्रेडिट सेल्स. आपने क्रेडिट सेल्स किया और उससे पैसे मिलने हैं. इट मीन्स अकाउंट रिसीवेबल्स आर रिलेटेड विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो ऐसे अपने माइंड से प्रेशर डालकर सोच भी सकते हैं कि ये जो करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, इनके पीछे क्या कारण है. व्हाई आई हैव केप्ट दीस, और फ्रॉम व्हाई दे हैव ओरिजिनेटेड, व्हाट वाज द सोर्स ट्रांजैक्शन फॉर दैट. तो यहां पे आप लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बताना है. मैंने एक लॉजिक बताना है दैट व्हाई करंट एसेट्स एंड व्हाई करंट लायबिलिटीज आर रिलेटेड विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट एक लिखना चाहें आप लिख सकते हैं व्हाई यू कीप अ स्टॉक बैलेंस. Because the reason is you want to sell it. And now whenever I am selling it, my goods, it is operating activity. Now again a question which I can say to myself is why I am keeping accounts payable, why I am having accounts payable? Because it is a current liability. Now because accounts payable are due to credit purchases of goods.
So the source is credit purchase and that is my operating activity. So accounts payable is a net result of that credit purchases and hence accounts payable is a operating activity. So like this you can ponder and you can have an idea कि भाई वो activities कौन सी हैं, जैसे credit sales, accounts receivable, cash and cash equivalent. ठीक है जी. आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेटे. आइए आइए हम एक बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे. ये जूस नोट्स हैं, अभी आपको इस लेक्चर में अटैच हुए मिल जाएंगे. आप अभी टेंशन मत लें, अगर नहीं भी मिले अभी तो मिल जाएंगे बेटे. मैंने एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, दोज हु विश टू सिंग ऑलवेज फाइंड अ सॉन्ग. जो पढ़ना चाहते हैं वो हमेशा पढ़ लेते हैं. आज हम लेक्चर नंबर 4 ले रहे हैं और मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो आपके कंसेप्ट्स को और ज्यादा क्लियर करने वाला है. बेटे ये हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था. ये देखिए, ये दिस क्वेश्चन वी डिड इन द लास्ट लेक्चर नंबर 3. कल के शाम के लेक्चर में किया था. बैलेंस ब्रॉट डाउन था, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स थे, सेल ऑफ मशीनरी था, लोन था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, एंड देन वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. और देखिए मैंने आपके जो जूस नोट्स बनाए हैं, ये एक्सप्लेनेशंस आपने अपने उसमें लिखी हैं इन द रजिस्टर, बट आई हैव अगेन गिवन यू टाइप्ड भी करा दिए कि आप उन एक्सप्लेनेशंस को आराम से देखें. अभी हम इसमें नहीं है बेटे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में हैं इस समय. आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2. सपोजिंगली आपके पास अभी ये जूस नोट्स अवेलेबल नहीं है, अच्छी बात है बेटे. ये आप 3 अकाउंट हैं छोटे छोटे, आपको इनको बनाना चाहिए. मैं तो ये कहूंगा दिस इज कैश अकाउंट. आराम से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ेंगे साथ साथ. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज कैश अकाउंट. डेबिट साइड है बेटा, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन. आप 2 ना भी लिखें चलेगा, आप जस्ट पहले देखिए दिस इज द ओपनिंग बैलेंस. इसका मतलब लास्ट पीरियड में दिस मस्ट बी क्लोजिंग कैरीड फॉरवर्ड एंड इन दिस पीरियड दिस इज बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश सेल्स की बेटे, कैश सेल्स जब करते हैं तो पैसे आते हैं एंड वी हैव टू डेबिट इट इन कैश अकाउंट. तो आप सिंपल सी बातों को पहले देखें. मैं अभी एक ऐसी बात बताऊंगा कि आपको हैरानगी होगी, दैट दिस इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. आज तक आपको मेन लॉजिक ही नहीं पता कि व्हाई और व्हाट इज द मेन कंसेप्ट थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. In the last lecture, I have told you that how a cash account can be converted to a cash flow statement. Today, I will be telling you how a cash account, how a bank account, how a marketable investment account, all these are cash and cash equivalent, can be converted to cash flow statement. तो मैंने आज आपको 3 अकाउंट्स दिए. क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है. फॉलोइंग इज कैश, फॉलोइंग इज बैंक एंड फॉलोइंग इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स मानता हूं. आई विल अज्यूम दैट लेट दीज सिक्योरिटीज बी मार्केटेबल सिक्योरिटीज. लेट दीज सिक्योरिटीज बी मार्केटेबल सिक्योरिटीज. तो मैंने 3 अकाउंट्स दिए. आप कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए. बस आज के लेक्चर में हमने इसको ध्यान से अगर कर लिया ना तो समझ लीजिए काफी हद तक आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ आ जाएगा. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 50,000 है. आपने डेटर से कलेक्ट किए, इट मींस पहले क्रेडिट सेल्स किया होगा, अकाउंट रिसीवेबल्स होंगे, वहां से पैसे मिले. इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 30,000 है. बैंक से पैसे रिसीव किए, रिसीव्ड फ्रॉम बैंक. अगर आप क्रेडिट साइड देखें तो मशीनरी सेल की, पेमेंट टू क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल लिख सकते हैं. लोन रीपेड, आपने यहां लोन लिया होगा पहले, ओके. बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, डिपॉजिटेड इन अ बैंक. आपको याद है 11th क्लास में एट द टाइम यू आर प्रिपेयरिंग कैश बुक एंड बैंक बुक, कैश इज गोइंग फ्रॉम टू अ बैंक, दैट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. उसको देखेंगे क्या करना है. एंड द बैलेंस कैरिड डाउन, देखिए जी बैलेंस कैरिड डाउन कितना है वो देख लेते हैं. आइए जरा टोटल भी करके देख लें. मैं कर रहा हूं जी 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000
प्लस 1,40,000, ये आ गया जी 3,40,000। 340। अब यहां देख लेते हैं बैलेंस कितना आ रहा है, क्योंकि 340 तो यहां भी आना चाहिए। -50, -40, -30, -150, ये आ गया जी 70,000। मिसिंग था, थोड़ा सा हमने कैलकुलेटर यूज किया और हमें पता है लेजर अकाउंट की बैलेंसेस कैसे करते हैं। तो 70,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बैंक अकाउंट भी गिवन है। लेट अस सी, बिकॉज टुडे आई विल बी टेलिंग यू दैट आई कैन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट विद कैश अकाउंट, विद बैंक अकाउंट एंड विद मार्केटेबल सिक्योरिटीज एज वेल। तो देर आर 3 वेज, 3 सोर्सेज हैं थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर कैश फ्लो। अभी थर्ड सोर्स नहीं बताया, वो लेक्चर नंबर 5 में बताने वाला हूं। तो बैंक में आ जाइए। ओपनिंग बैलेंस बैंक का, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश रिसिट, बेटे ये कैश डिपॉजिटेड है, यहां भी आ रहा था, देखिए ये था, ये कैश रिसिट, यही वाला तो है, यही वाला है ना कैश रिसिट, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। इंटरेस्ट रिसिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट आपको मिला है। बेटा इंटरेस्ट किस पे मिलता है? जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट पे कब करते हैं? व्हेन यू हैव इशूड डेट। ठीक है जी। सर्विस कॉस्ट, कैश, कैश में देखिए जी यहां पर आ रहा है 1,40,000। आपने यहां से अगर ध्यान से देखें तो एक कॉन्ट्रा एंट्री और आ रही है 1,40,000 की। अच्छा बेटे, जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है ना वो आपस में कैंसिल ही हो जाती है। फॉर एग्जांपल कैश डिपॉजिटेड इन अ बैंक। अब कैश, बैंक और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स हम एक ही ले रहे हैं, तो इनका डेबिट और इनका क्रेडिट तो कट ही जाएगा। तो मैं उस डेबिट और क्रेडिट को नहीं लिखूंगा। इट मीन्स इफ दे आर इन कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, देन आई विल एलिमिनेट दोज कॉन्ट्रा एंट्रीज, बिकॉज द नेट इफेक्ट इज सेम इन कैश। एक तरफ से गए और एक तरफ आ गए। मैंने कैश दिया, बैंक में जमा हो गया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का कम हो गया, और मैं इन दोनों को एक साथ ही ले रहा हूं, एक ही समूह में ले रहा हूं। आई एम टेकिंग इन अ ग्रुप, so I will not write any contra entry because the effect is nullified automatically। ठीक है जी। परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं दैट दीज इन्वेस्टमेंट्स आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एक बार टोटल कर लीजिए बेटा। देखिए ये आ रहा है 285, 285, आराम से देख लीजिए, मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया, टोटल करके देख लीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है अभी आपके सामने लाइव। तो कहीं टोटलिंग में दिक्कत होगी तो फिर बाद में हमें परेशानी ना हो। 150 + 5, तो बेटे 2,85,000 आ रहा है, बहुत बढ़िया। और मैं क्रेडिट साइड में जा रहा हूँ बैंक अकाउंट के, 1,40,000 + 70,000 + 30,000 + 45,000, ये 2,85,000 है। बेटे आप नोट कर रहे हैं या बस ऐसे ही बैठे हैं? एक बच्चा कह रहा है जूस नोट्स मिलेंगे तब देख लेंगे। बेवकूफ हो आप, क्वेश्चन अभी कर रहे हैं तब देख लेंगे, फिर आप क्लास ही क्यों कर रहे हो? व्हाई यू आर डूइंग क्लास? अभी लिखना है, तभी तो स्पेस दे रहा हूं आपको। कैश अकाउंट आपने क्या सबने प्रिपेयर कर लिया? ठीक है। बैंक अकाउंट सभी प्रिपेयर कर लें। और बेटे थर्ड अकाउंट जो मैंने दिया उसका नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट अकाउंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस है, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। आपने परचेज किया ना, ये देखिए ये रहा, ये 70, ये यहां पर आ रहा है कॉन्ट्रा, बिकॉज बैंक ने दिया, यू आर परचेजिंग अ इन्वेस्टमेंट बाय पेइंग बैंक, you know, and short term investments, marketable securities, bank and cash, all are in the same group, and this is the closing balance। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। दिस इज 90, तो एक बार 90 ज्यादा आ गया, दिस इज 90, दिस इज 90। मैंने नीचे आंसर भी दे दिया दैट दीज आर आंसर्स। अभी देख लेते हैं क्या ये ठीक है या नहीं।
बट आप सब आराम से अब मेरे साथ साथ चलेंगे, बिकॉज आई हैव गिवन यू 3 अकाउंट्स। मैंने आपको 3 अकाउंट्स दिए, आई हैव गिवन यू 3 अकाउंट्स। तो हम इन तीनों अकाउंट्स को के बेसिस पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग but a separate way of disclosing the cash transactions, and that too in the group of operating and investing and financial, and we are doing cash and cash equivalent. तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नोट आप देखिए मैंने क्या लिखा है, cash flow statement can be prepared with the help of following sources of information. फर्स्ट सोर्सेस कैश अकाउंट, खाली आपको कैश अकाउंट दिया होगा तब भी आप कर सकते हैं, या SOPL, SOPL मीन्स इसका नाम है SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एज पर IFRS। तो SOPL एक कोई नाम नहीं है, बट स्टिल आई गॉट इट। आप कहना चाह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यस, एज पर अक्रूवल कंसेप्ट सेल्स आप लिखते हैं, वेदर दैट इज अ कैश सेल और वेदर दैट इज अ क्रेडिट सेल्स। इट मीन्स आपने मेरे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, इवन कुछ लेक्चर्स तो मैंने यूट्यूब में अपलोड भी किए हुए हैं। एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट वी आर फॉलोइंग अक्रूवल कंसेप्ट, वी हैव टू क्रेडिट दैट सेल्स, वेदर दैट इज कैश सेल्स और क्रेडिट, इट हार्डली मैटर। ठीक है जी, वो मैंने आपका आंसर कर दिया। और पूछिए मीनाक्षी जी, और पूछिए इन केस यू वांट टू आस्क। बाकी जितने भी बच्चे हैं आप कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस मैं ही बोलता जा रहा हूं, यू कैन आस्क, तभी तो बेनिफिट है बेटा लाइफ का। मैं आपसे ये कह रहा हूं दैट आई कैन प्रिपेयर क्या प्रिपेयर कर सकता हूं, आई कैन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय 3 सोर्सेस। एक तो सोर्स हो सकता है मुझे खाली कैश अकाउंट बताओ, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया। सेकेंड इज मुझे कैश और कैश इक्विवेलेंट के अकाउंट्स बताओ, जो अभी हम कर रहे हैं, कि बैंक अकाउंट पता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आई एम अवेयर ऑफ, कैश अकाउंट आई एम अवेयर ऑफ, एंड थर्ड इज आई एम अवेलेबल विद बैलेंस शीट्स, बिकॉज आई कैन फाइंड आउट द चेंज इफ आई एम गिवन विद 2 बैलेंस शीट्स। बेटे बैलेंस शीट मुझे 2 कम से कम होनी चाहिए, because balance sheet is always prepared as on a particular day, so I cannot find out any change unless and until I only know one balance. I can know the change if I know the difference between opening and closing. It means I should be available with either 2 balance sheets, or with cash and cash equivalent accounts, or with just cash account. तो हमने अभी यहां पर हम कर रहे हैं इससे, that we are doing with the help of cash and cash equivalent. ठीक है जी, आगे देखिए। अब ये मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया, बट अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। बेटे करना है, ऐसा नहीं कि हम जल्दी में इसको कंप्लीट कर दें। आइए हम साथ साथ चलेंगे और हम अपने उसमें रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। बेटे मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखिए जी, मैंने एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया, बस खाली फॉर्मेट बनाया, आप भी बनाइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, सभी बच्चे बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसका फॉर्मेट तो पता होना चाहिए ना आपको। तो मैंने लिखा फॉर्मेट कैश फ्रॉम स्लैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश आया या गया इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर पॉजिटिव आएगा तो फ्रॉम है, माइनस आएगा तो यूज्ड है। ठीक है जी, 2 कॉलम्स बनाए, एक इनर और एक आउटर। हम रुपीज में डिस्कस करने वाले हैं। कैश फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग सेकेंड एक्टिविटी विच वी हैव टू राइट डाउन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। थर्ड इज कैश फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। देयर आर 3 एक्टिविटीज एज पर IAS 7। और लास्ट में हम क्या करते हैं, हम लिख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे यहां पर हमें कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज गिवन है, इट मींस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और जो इनका डिफरेंस होगा बेटे, दैट विल बी ईदर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ये बात हम सबको मालूम है। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से इस फॉर्मेट को प्रिपेयर करें और हम साथ साथ चलेंगे।
बेटे हमने अज्यूम भी किया था ना कि आप पहले 5 लेक्चर्स में बिल्कुल मेरे साथ साथ चलेंगे। मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट परचेज भी आती है, क्रेडिट सेल्स भी आती है। आप कैसी बातें पूछ रहे हैं? वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द हेल्प ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट, and as per accrual concept, whether it is a cash purchase or a credit purchase, whether it is a cash sale or a credit sale, purchases total are to be debited and total sales are to be credited in the profit and loss statement. ठीक है जी? Yes, मीनाक्षी जी, yes. मीनाक्षी जी प्लीज प्रिपेयर। जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है इस समय, आप सभी एक बार जल्दी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं। मैं आपकी वेट कर रहा हूं। ऊपर हेडिंग लिखें कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, कैश फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम और यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम और यूज इन फाइनेंशियल एक्टिविटी। थोड़ी स्पेस छोड़ देनी है जैसे मैंने स्पेस छोड़ी है, क्योंकि अभी हमने बीच में रंग भरने हैं। एंड देन लास्ट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, थोड़ी स्पेस छोड़ देनी है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है सर। अब हम आ रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, दोबारा से मैं उसी क्वेश्चन में आ रहा हूं जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी बताया है। उस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है 20,000। ये चेक करिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज 20,000। इट मीन्स कैश का ओपनिंग बैलेंस पता है ना आपको क्या करते हैं। देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक इज 30,000। देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट इज 20,000। आराम से बेटे, मैंने कहा आप you have to write down the opening balance of cash and cash equivalent, and then we have to write down the closing balance of cash and cash equivalent. तो closing balance है बेटे कैश का 70, बैंक का 45 और इन्वेस्टमेंट का 90, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का 90। इट मीन्स अगर आपको किसी का ओपनिंग बैलेंस पता है और क्लोजिंग बैलेंस पता है, देन बीच की एक्टिविटीज का आपको डिफरेंस पता चल सकता है। दैट ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंशियल का टोटल शुड बी दिस मच। ठीक कह रहा हूं? तो आप देखिए जी, ओपनिंग बैलेंस कितना है टोटल कर लीजिए, 20,000। मैं अभी डेबिट साइड में हूं कैश अकाउंट की। पहली आइटम रिसिट साइड में आई हैव सीन दैट देयर इज द ओपनिंग बैलेंस, एंड आई नो दैट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट वी राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। So I am totaling, I am adding the opening balance of bank, the opening balance of cash and the opening balance of marketable securities so that I can write down in my cash flow statement. तो मैं वही कर रहा हूँ, 20,000 plus 30,000 plus 20,000. That comes to 70,000. बेटे ओपनिंग बैलेंस 70 आ गया। चलिए इसको हम पहले लिख देते हैं, ओपनिंग बैलेंस 70 आ गया बेटे। ओपनिंग इज 70। मैंने आई हैव रिटर्न इन दिस, क्योंकि मैंने डायरेक्टली टोटल कर दिया तो मैं अब डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूं 70,000। अगेन आई एम कमिंग टू द क्लोजिंग बैलेंस बिकॉज आई हैव टू राइट डाउन द क्लोजिंग एज वेल। तो बेटे क्लोजिंग को मैंने अलग रंग से किए हैं। 70 तो कैश अकाउंट गई है, तो 70 प्लस 45 प्लस 90, दिस इज 2,05,000। आराम से टोटल कर लीजिए, कोई जल्दी थोड़ी है। 70 क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, 45 क्लोजिंग बैलेंस है बैंक का, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का क्लोजिंग बैलेंस है 90। तो तीनों को मैंने जब टोटल किया तो दैट कम्स टू 2,05,000। तो मैंने यहां पर शो कर दिया जी 2,05,000। आई विल बी शोइंग हियर। आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं, ये हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं, मेरे साथ साथ हैं आप। इट मीन्स आप कुछ भी करें, आंसर शुड बी 1,35,000। ये कैसे निकाला मैंने 1,35,000? बिकॉज आई नो दैट इफ ओपनिंग बैलेंस आई एम अवेयर ऑफ,
एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑल्सो आई एम अवेयर ऑफ। तो बेटे क्लोजिंग और ओपनिंग का जो डिफरेंस होता है दैट हैज टू बी कैश फ्लो ईदर फ्रॉम ऑपरेटिंग और फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फ्रॉम फाइनेंशियल। तो 70 और 2,05,000 का डिफरेंस 1,35,000 आना चाहिए। इसका मतलब अभी हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज करेंगे उन सभी का टोटल दो दैट शुड बी 1,35,000। ठीक है जी। चलिए अभी कॉस्ट की बात करते हैं मीनाक्षी जी। अभी आपको बता दें कि मैसेज आप अपना आप हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल ले लें 9873499995 9873149995। This is our WhatsApp number and you can give your contact here so that we can add you in our Telegram as well as in broadcast groups, पूरे ग्रुप्स में, so that you can get a good information, updated information. तो 9873149995। ठीक है सर। अब बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन मेरे साथ साथ करना, देखिए मजा तब है। ठीक है सर, आइए हम सभी हाथ में हाथ डालकर आज आगे चलेंगे और कामयाब होकर दिखाएंगे बेटे। इस दुनिया वालों को कामयाब होकर दिखाना है। मैं भूपेश आनंद आपके सामने अब कैश अकाउंट को आपके सामने इसकी डेबिट ट्रांजैक्शंस, रिसिट साइड की सभी ट्रांजैक्शंस को मैं एक एक आइटम को लूंगा और आपके सामने शो करूंगा। देखिए मैंने बाकी सब चीज़ें रब कर दी हैं क्योंकि मैं फिर रिपीट करूंगा तो आपका ध्यान बार बार वहां जाने वाला है, इसलिए मैंने रब ही कर दिए। कॉन्ट्रास्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ रब कर रहा हूं सो दैट आप एक फ्रेश फीलिंग के साथ मेरे साथ करें। ये लीजिए, इन केस आपने ये अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किए तो बेटे आई विल सजेस्ट कि आप प्रिपेयर कर लें। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं बेटे, फ्री में तो कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। आप अपना टाइम लगा रहे हैं तो यू शुड यूटिलाइज योर टाइम। तो मैंने कैश अकाउंट में आ गया सर। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर दीज 3 अकाउंट्स। बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हम ऑलरेडी ट्रीट कर ही चुके हैं। कैश सेल्स नाउ आपको पूछना है, यू नो इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, आपको पूछना है, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, यू हैव टू क्वेश्चन टू योरसेल्फ। आपको पूछना है वेदर क्या कैश सेल कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, क्या कैश सेल डेट इक्विटी से रिलेट करता है, क्या कैश सेल फाइनेंशियल एक्टिविटी है। आपका आंसर आएगा नहीं, it is not related with debt equity mix, it is not a capital structure. If the answer is no, then you will go to investing activity. Whether it is related with non-current assets, no. Whether it is a investing activity, no. Whether these are investments, no. It means अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी भी नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी नहीं है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, जो बच गया वो सब कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। इट मीन्स इट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट इफ आई गो इन द लॉजिकल वे, यू नो आई हैव गिवन यू द लॉजिकल वे एज वेल, दैट ऑल प्रिंसिपल रेवेन्यू रेकरिंग ट्रांजैक्शंस जो रोज होती हैं, गुड सेल कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बेटे कैश सेल एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पैसे आए, पैसे आ रहे हैं, 1 लाख आ गया, 1 लाख आ गया, एंड इट इज ड्यू टू ऑपरेशन, इट इज ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अपोलो टायर्स के पास 1 लाख आए टायर सेल करने से। So this is a operating activity. So I will write down in operating activities. तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा दूं। क्या लिख दिया बेटा मैंने, कैश सेल्स। आराम से चलेंगे, कोई जल्दी किस बात की है यार, एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन समझ तो आना चाहिए ना। कैश सेल्स कितना था, आई थिंक 1 लाख था। मैंने अभी इनर कॉलम में लिख रहा हूं 1 लाख, पॉजिटिव 1 लाख। कैश सेल पॉजिटिव 1 लाख, क्योंकि पैसे आ रहे हैं,
अगर नेगेटिव होता तो माइनस और ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो मुझे बार बार टर्न करना पड़ेगा, आप मेरे साथ साथ रहें। मैं दोबारा से आ गया उसी पेज में और यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट आइटम इज कोलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कोलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 50,000. It means accounts receivable. It means you have received cash from accounts receivable. Now again I will ask a question. मैं again अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, क्या ये कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेट करती है? आंसर आएगा नहीं, डेटर्स से पैसे रिसीव करना इज नॉट अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। मैं फिर अपने आप से पूछूंगा वेदर इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वेदर इट इज रिलेटेड विद नॉन करंट एसेट्स और वेदर इट इज अ इन्वेस्टमेंट। नो, इट मीन्स इट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑल करंट एसेट्स, ऑल करंट लायबिलिटीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैं यहां लिख रहा हूं कोलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 50,000। हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी आप पहले यहां क्यों नहीं ध्यान दे रहे? यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप, हम आपको पूरे इन्फॉर्मेशन देंगे, व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ गया। अभी हम पहले लेक्चर कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, बिल्कुल आपके साथ हम कॉन्टैक्ट करेंगे। नाउ द पॉइंट इज कोलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 50,000। आई हैव रिसीव्ड कैश, कैश इज कमिंग इन, कैश आ रहा है and that cash is due to operating activities. So I will write down in my cash flow statement in operating activity block. ठीक है जी। तो मैं दोबारा से अपने उसी आंसर में आ गया, बार बार शीट चेंज कर रहा हूं कि आपको क्लियर हो, और लाइव आपके सामने कर रहा हूं बेटे। तो यहां लिख रहा हूं कैश कोलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल प्लस है। अब अमाउंट कितना है मुझे समझ नहीं आ रही, अभी एक बार दोबारा जाना पड़ेगा ना वहां पर। 50,000 अमाउंट इज 50,000, 50,000 का अमाउंट है जी। तो मैंने यहां पे लिख दिया 50,000। आपको वे देखना है मैं हाउ इन विच वे आई एम डूइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं कैश अकाउंट में हूं, मैं अभी डेबिट साइड में हूं, इन द रिसिप्ट साइड। एक एक ट्रांजैक्शन को मैं चेक कर रहा हूं and I am questioning to myself, and accordingly I am putting in the activities as per the logics we have discussed in last 3 lectures. तो मैं नेक्स्ट में आ गया जी, दोबारा से मैं आ रहा हूं। अगेन आई एम कमिंग टू माय क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर कैपिटल 30,000। देख लीजिए, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 30। इट मीन्स I have issued shares and I have received cash. Shares can be common stock और hybrid stock, कुछ भी हो सकता है। अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। I have already discussed in a capital structure chapter कि common stock क्या होता है, hybrid stock क्या होता है। Hybrid means preferred stock, जिसमें debt और common stock के दोनों के फीचर्स होते हैं। बट अभी आप ध्यान से पहले मेरी बात सुनिएगा। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 30,000। Now again I will say to myself whether it is a capital structure, yes it is related with capital structure because I have issued shares। बेटे मैंने shares issue किए तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, डेट इक्विटी से रिलेट करता है। तो मुझे अब आगे इन्वेस्टिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये पहले ही इसकी मोहब्बत, इसका इश्क, इसका प्यार, इसके 2.5 अक्षर प्रेम के फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेट कर रहे हैं। So I will write down in the financial activity। बेटे इनफ्लो है, पैसे आ रहे हैं, सो ए पॉजिटिव में आएगा। तो I will write down in financial activity। मैं लिख रहा हूं जी फाइनेंशियल एक्टिविटी में 30,000। आइए हम सब लिखेंगे बेटे फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ गए। यहां पे लिख रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स 30,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। जल्दी किस बात की करनी है? 30,000 30,000 is a financial activity, it is a capital structure activity, cash is coming in, it is inflow, so I will write down in financial activity। ठीक है सर। तो मैं एक एक आइटम पे जाऊंगा और एक एक आइटम को ध्यान से देखूंगा
और उसके बाद ही डिसीजन लेने वाला हूं। ये लीजिए, लास्ट में आ गया जी, कैश में आपने बैंक रिसीव किया, आपका ध्यान खाली वहां रहे इसलिए मैं बाकी चीजें रब कर रहा हूं, ये सब मैंने ट्रीट कर लिया है। लास्ट आइटम है, लास्ट आइटम है, लास्ट है जी, लास्ट है जी 1,40,000 द कैश विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। बेटे बैंक भी कैश इक्विवेलेंट सीसीई के ब्लॉक में आता है और कैश भी सीसीई के ब्लॉक में आता है। तो अभी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रा एंट्री वी विल नॉट राइट डाउन एनी एंट्री, क्योंकि एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे वो तो आपस में नलीफाई हो रहा है। तो आप क्या करें, पहले एक 1,40,000 के ऊपर एक नोट लिखें जल्दी से। मैंने एक नोट प्रिपेयर किया आपके लिए, while preparing cash flow statement do not show contra transactions। इसको लिखना है आपने अपने उसमें, while preparing cash flow statement, while preparing cash flow statement contra transactions will not be shown, बिकॉज कॉन्ट्रा का मतलब है उसी ग्रुप की आइटम्स में आप एक से पैसे लेते हो, कैश से पैसे लेकर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो या बैंक से पैसे लेकर कैश में डिपॉजिट कर रहे हो, तो बेटे इफेक्ट तो सेम ही रहने वाला है ना। इसी तरह से नेक्स्ट इज यू आर बाइंग मार्केटेबल सिक्योरिटी बाय कैश और बाय बैंक। बेटे मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा और कैश और बैंक भी कैश और कैश इक्विवेलेंट में आएगा, तो इसलिए हम कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस को नहीं लिखते। आप इसको नोट करिए, नोट करने के बाद आप बताइए कि हाँ मैंने नोट कर लिया। प्लीज कमेंट लिखिए, कुछ भी नहीं लिख रहे आप कमेंट, वाइल मुझे पता तो चले कि आप नोट कर रहे हो। While preparing cash flow statement, do not show contra transactions, cash deposited in bank and cash deposited in bank. So cash के credit में आएगा, बैंक के debit में आएगा, it means it is a contra transaction। और cash, और ऐसा भी तो हो सकता है cash deposited from bank to cash account, then also it is a contra transaction। Purchase of marketable securities, which are also named as short-term securities, short-term investments. So we will not even write down the short-term investments, marketable securities purchase, because cash से लिया है या बैंक से लिया है तो अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटी अगर मैंने बाय किया है तो उसके डेबिट में आएगा। एक बच्चा कहता सर हमें ये समझ आ गया कि कॉन्ट्रा की हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। बेटे बिल्कुल ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझने की बात है, ठीक है जी। तो मैं डेबिट साइड को कंप्लीट कर दिया मैंने, आप देखिए कैश अकाउंट तो बेटे कंप्लीट हो गया, 20 ले लिया, 120, 150, 30, 140 का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया। मैं आ गया जी क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड ऑफ कैश। इस तरह से करना है, पहले पूरा कैश का डेबिट कंप्लीट कर दिया, देन आई एम कमिंग टू द क्रेडिट ऑफ कैश। फर्स्ट आइटम इज परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी परचेज किया बेटा, बेटे हवा में थोड़ी आ जाएगी, पैसे देने पड़ेंगे। यू हैव पेड 50,000, 50,000 bucks you have paid, Indian rupees you have paid for buying that plant property equipment। Now again I will question to myself, और आप स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी से। आप पूछेंगे क्या ये कैपिटल स्ट्रक्चर है? नहीं है। क्या ये नॉन करेंट एसेट्स हैं? यस, मशीनरी इज अ नॉन करेंट एसेट, plant property equipment is a non-current asset, so whether it will fall in investing activities, yes it will fall in investing activities, so it is my investing activity। now my cash is going out, मेरे पैसे जा रहे हैं because मैं मशीनरी परचेज कर रहा हूँ, cash is going out, cash is going out from my pocket, so it is a outflow। तो जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो करेंगे इट विल बी शोन एज परचेज ऑफ मशीनरी इन कोड्स, क्योंकि पैसे जाने वाले हैं, माई मनी इज गोइंग आउट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आ गया जी, मैं आ गया, जल्दी से आ गया, और अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आई विल राइट डाउन, जो फॉर्मेट आपने बनाया वहां पर आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिख रहा हूं परचेज ऑफ
मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, बेटे परचेज ऑफ मशीनरी थी 50,000, 50,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 50,000, ब्रैकेट लिख दिया। अब एक बच्चों को नींद आ रही थी, उसने कहा पता नहीं ब्रैकेट क्यों लिखा मास्टर ने, why I have written quotes, because this is minus, because this is outflow, because my cash is going out, तो मैंने इसको कोट्स में लिख दिया 50,000। परचेज ऑफ मशीनरी तक मैं पहुंच गया हूं, अभी मैं कैश अकाउंट में ही हूं, कैश अकाउंट में ही हूं अभी, ठीक है जी। मैं आ गया जी नेक्स्ट आइटम में, कैश अकाउंट की नेक्स्ट आइटम में आ गया जी पेमेंट ऑफ creditors or accounts payable. Now again I will question to myself whether it is a financial activity, क्या ये debt equity relate करता है, क्या ये capital structure से relate करता है, no, it is not related with capital structure. Whether it is an investing activity, no, it means it has to be operating, or if you go in the logical manner, accounts payable are my current liabilities and it is related with my operating activities because I must have done some क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड ऑल गुड्स, वो सभी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग होती हैं, इसलिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आपको जब पता चल जाएगा तो फिर बार बार क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें आदत डालनी है, फिर अपने आप माइंड उसी वे में चलना स्टार्ट कर देता है। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स 40,000, ठीक है जी। तो आइए मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया हूं और यहां लिख रहा हूं पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, तो कैश पेड, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स 40,000, कोट्स में लिख रहे हैं, माइनस भी लिख सकते हैं लेकिन ब्रैकेट लिखें तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट, कैश जा रहा है, ठीक है जी। तो आई एम डूइंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं कैश, बैंक और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट के मिक्सचर से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के मिक्सचर से आई एम प्रिपेयर टेलिंग यू दैट हाउ वी विल प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आगे चलिए। लो सर, मैं आ गया आपके सामने, लोन रीपेड। ये देखिए जी, आपने लोन रीपे किया है, कितना? 30,000। बेटे लोन लिया होगा, अब लोन इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लोन इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर आइटम एंड वी हैव रीपेड दैट, इट मींस डेट को रीपे किया, हाइब्रिड स्टॉक को रीपे किया, लोन को रीपे किया, इट ऑल आर कैपिटल स्ट्रक्चर आइटम्स and all are to be shown in financial activities. तो बेटा 30,000 की मैं रीपेमेंट करूंगा एंड इट विल कम इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आइए हम इसको भी शो कर दें, फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम आराम से चलेंगे और इसको शो कर देंगे बेटा। ये देखिए जी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन कितना था? 30,000। रीपेमेंट ऑफ लोन इज 30, ये देखिए जी, माइनस कर दिया 30, और बेटर रहेगा आप ब्रैकेट लिखें, फिर माइनस लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है जी। अब कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बेवकूफ़ हैं, उनको फ्री में मिल रहा है तो फिर क्यों करेंगे? उनको लगता है बाद में हम वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। बेटे प्राइवेट कर देंगे इसको, अभी करो। रीपेमेंट ऑफ लोन, नो इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, माई कैश इज गोइंग आउट, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। मैं आ गया जी दोबारा से कैश अकाउंट में, और फिर मैंने देखा बाय बैंक आई हैव डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, बिकॉज ये बैंक के डेबिट में भी आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, तो बेटे कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस लिखते ही नहीं है ना, हम तो समूह, हम वी आर प्रिपेयरिंग इन कॉम्पोजिट सीसीई, सो वी विल नॉट राइट डाउन इंटर ट्रांजेक्शंस ऑफ कैश विद बैंक और बैंक विद मार्केटेबल सिक्योरिटीज और कैश विद मार्केटेबल, वी विल नॉट राइट डाउन, क्योंकि एक बार आ रहे हैं फिर जा रहे हैं तो नलीफाई हो जाता ना इफेक्ट। और ये क्लोजिंग बैलेंस तो बेटे हमने ऑलरेडी कर ही लिया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैंने हाथ ऊपर कर दिए जी। सर आपने हाथ क्यों ऊपर करे?
बेटे मैंने कैश अकाउंट की सभी ट्रांजैक्शंस, रिसिट्स की भी और पेमेंट्स की भी, उनके अपनी अपनी जगह में, ऑपरेटिंग की ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग में, फाइनेंशियल की फाइनेंशियल में प्लेस कर दी विद लॉजिक्स। कुछ भी रटा नहीं है अभी आपने। ठीक है सर, अब आगे कैसे करना है बेटे? अब हम आगे बैंक अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे। हम बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि बैंक अकाउंट में हमें क्या डेबिट में आ रहा है और क्या क्रेडिट में आ रहा है। सर आप ये रब क्यों कर रहे हैं बेटा? थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, पुराना पुराना लगता है, मैंने लाइनें डाल दी तो ऐसा लगता है ये आपने पहले किया तो आपका ध्यान नहीं रहेगा। सर आप इतना सारा क्यों सोचते हैं? बेटे मेरे को आपसे प्यार है इसलिए सोचता हूँ, और क्या करूँ। दिस इज बैंक अकाउंट। नाउ I will take each and every transaction of this bank account and I will see that whether it is inflow or outflow, and if it is inflow or outflow, whether it will fall in operating activities or in investing activities or in financial activities, कहाँ पे fall कर रहा है। तो देखते हैं। दिस इज ओपनिंग बैलेंस। ये बेटे हमने पहले ही ट्रीट कर दिया था ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट we are telling that why there is a movement between CCE in the opening and the closing. Sale of fixed assets 1 lakh, fixed assets, non-current assets, plant property equipment आपने सेल कर दिए due to so many reasons, we are not going on that reasons, but cash is coming in। जब आप non current asset को सेल करेंगे तो पैसे आ रहे हैं, that's why it is written in the debit side, you know। और मैंने एंट्री क्या की होगी? व्हेन आई हैव डिस्पोज दैट एसेट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन चैप्टर नंबर 7, 8, 9 दैट कैश डेबिट, बैंक डेबिट, क्रेडिट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो बेटे वहां से पैसे आ रहे हैं। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट कि जो पैसे आ रहे हैं इट इज ओके। नाउ वेदर इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्या ये कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेट करती है? नहीं। तो क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करती है? हाँ, क्योंकि नॉन करंट एसेट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है। तो बेटे 1 लाख, ये जो 1 लाख का बैलेंस है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा और कैश आ रहा है तो बेटे हम कैश को इनफ्लो में दिखाएंगे। आइए हम सब शो करें इसको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये नहीं बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स 1 लाख। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं ना। 1 लाख मैंने यहां पर शो कर दिया, मैं रुक गया। सर आप अभी रुके रहना, हमें नोट करने दो। बिल्कुल बेटे, लाइफ का बेनिफिट ही तो तभी है ना जब आप साथ साथ मेरे कर रहे हैं। 1 लाख, सेल ऑफ एसेट्स 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा कैश रिसिट। अब देखो जी, कैश रिसिट तो अभी बताया, मेरा सिर दर्द हो गया बेटे, इसको तो लिखना ही नहीं है। हमने ऊपर 1,50,000 यहां से आया था, इसको भी कहां लिखा था? क्योंकि ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, ये कॉन्ट्रा है, ये कॉन्ट्रा है, और कॉन्ट्रा कैंसिल हो जाती हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। नेक्स्ट आइटम में आ गया जी इंटरेस्ट रिसीव्ड। बेटे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, जहां पेरेंट्स जाते हैं वहीं बच्चे जाते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे चेहरे से दिखते हैं। गाय और बछड़ा की बातें बताई थी। इंटरेस्ट रिसीव्ड must be on investments and all investments are my investing activities. It means interest received on those investments will be my investing activities. तो मैं इसको सीधा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाने वाला हूं। 5,000 कैश रिसीव्ड, तो यहां लिख लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी थोड़ी है। जल्दी किस बात की यार, 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, एक ही क्वेश्चन होगा। क्या हो गया? आप इतनी दूर से पाकिस्तान में बैठ के मुझे देख रहे हो, बहरीन से देख रहे हो, ईरान से देख रहे हो, तो बेटे आपको लॉजिकली तो क्लियर होना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट आइटम में आ गए।
चलिए जी, बैंक का अगर आप देखें ध्यान से तो डेबिट साइड तो मैंने सारा ट्रीट कर दिया। मैं आ गया जी क्रेडिट साइड में। सबसे पहली आइटम है कैश डिपॉजिटेड 1,40,000। कैसे पता चला? बिकॉज लिखा है बाय कैश। इट मीन्स मैंने बैंक से पैसे निकलवाए और कैश गले में रख दिए। इट इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। देखिए मैंने 1,40,000 भी कहाँ शो किया था, क्योंकि वो कॉन्ट्रा थी। कॉन्ट्रा तो कैंसिल हो जाती है। परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। नाउ द पॉइंट इज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अगेन marketable securities are coming in the same group, cash and cash equivalent. So again this is a contra transaction because I have purchased marketable securities by giving bank check के थ्रू मैंने किया। तो बेटे it is a marketable, it is a contra transaction। तो मैं इस transaction की भी एंट्री नहीं करूंगा। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो अपने आप ही कह रहा है इट इज इन्वेस्टमेंट। तो बेटे में ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है? ऑल इन्वेस्टमेंट्स विल कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आइए हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा दें। 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30। तो मैंने यहां लिखा जी परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 30। इनर कॉलम में लिख रहे हैं बेटे 30। एक बच्चा कहता है सर समझ आ रहा है, अच्छी बात है बेटे, मैं तो मेहनत भी तो इसीलिए कर रहा हूं कि आपको लॉजिकली बातें क्लियर हो दैट व्हाट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड हाउ वी कैन कन्वर्ट कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज टू अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर, आइए अब तो बेटे क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। सर खत्म होने वाला है? हाँ बेटे देखो ना, मैंने कैश अकाउंट पूरा क्लोज कर दिया। अब मैंने बैंक अकाउंट की डेबिट भी क्लोज कर दी। बेटे गंदा लगता है ना, इसलिए रब करता जा रहा हूँ साथ साथ। मैंने कैश अकाउंट भी पूरा ही क्लोज कर दिया, मैं इसको भी रब कर देता हूँ। बेटे सब सारा ही कर दिया, सुंदर सुंदर अच्छा लगता है ना, ऐसे क्या गंदा गंदा सा लगे, है ना? ये सब समझ तो आई गया हमारे को। ठीक है जी, अब मैंने कैश के बाद बैंक अकाउंट भी क्लोज कर दिया। देख लीजिए बैंक अकाउंट भी क्लोज कर दिया। ये क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, और क्लोजिंग बैलेंस तो वी हैव ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्लोजिंग सीसीई, ओपनिंग सीसीई। तो मैं आ गया जी नीचे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। बेटे ओपनिंग बैलेंस तो हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस भी ट्रीट कर चुके हैं। और बेटे ये तो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है ना 70 की, आप चेक करो ना, बैंक से मैंने पैसे लिए थे, ये मैंने जो रब कर दिया, ये यही तो है बेटे। इट मीन्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड बैंक ट्रांजैक्शन इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, इसलिए मुझे अब वहां पे कुछ नहीं करना। और बेटे मेरा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्रीट कर दिया, कैश अकाउंट की एक एक आइटम को देखा। अब मैं आ गया बेटे यहां पर, और मैं इसका टोटल करने जा रहा हूं, एंड आई विल राइट डाउन द बैलेंस इन द आउटर कॉलम। तो 1 लाख प्लस का है, 50,000 प्लस का है, 40,000 नेगेटिव है। तो मैंने यहां पे लिख दिया जी 1,10,000। आराम से देखो, मैंने लिखा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि आपको समझ आ जाए। मैं इसको हरे रंग से हाईलाइट कर रहा हूं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,10,000, 1,10,000। मैं अब आ गया जी इन्वेस्टिंग में, और इन्वेस्टिंग में यहां देख रहा हूं कुछ नहीं है, तो यहीं पर ही ट्रांजैक्शंस हैं। आइए जी इन्वेस्टिंग में देख लें। बेटे मैंने मुंह जुबानी कर लिया, 25,000 आ रहा है। आप चेक करिए 25 आ रहा है क्या आपका? 1 लाख जमा 1 लाख में से 50,000 लेस कर दीजिए तो 50 बच गए, 30 लेस कर दीजिए 20 बच गए, 20 और 5 25। तो यहां पे लिख रहे हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। बेटे आ रहे हैं ना, इसलिए फ्रॉम लिख रहे हैं। मैं दोबारा से इसको हरे रंग से हाईलाइट कर रहा हूं कि आपका ध्यान जाए। 25,000 रुपए कैश इज कमिंग इन। ठीक है जी, मैं आ गया जी फाइनेंशियल एक्टिविटी में। अब देखो जी फाइनेंशियल में 30 और 30 तो बैलेंस होकर नलीफाई हो गया 0।
ना तो फ्रॉम है ना यूज्ड है। इसका मतलब दो ही एक्टिविटीज हैं जहां से पैसे आ रहे हैं, 1,10,000 और 25। और बेटे यही आना चाहिए, 1,10,000 इज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड 25,000 इज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल से वैसे भी नहीं आना था और मुझे पता था, तो डिफरेंस शुड बी 135। बेटा ये भूपेश आनंद है, हु हैज प्रिपेयर्ड योर माइंड एंड हु हैज गिवन ए आइडिया दैट व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप दुनिया की किताबें देख लेना, आपको ये मेथड, ये वे पता ही नहीं चलेगा बेटे। लॉजिक ही नहीं बताते लोग, और आप भी नहीं करते, बस करते जा रहे क्वेश्चंस, आपको लॉजिक ही नहीं पता। अब बिकॉज ये लॉजिक्स आपको क्लियर हो गए हैं, आफ्टर दैट व्हेन यू डू एमसीक्यूज, एमटीक्यूज, जो भी कुछ करेंगे ऐसे निकलेंगे बेटे। बस एक लेक्चर हो रहा है बेटे, लेक्चर नंबर 5, उसको जरूर ध्यान से, नेक्स्ट लेक्चर 2 बजे शुरू कर देंगे। आज ही लाइव आ रहे हैं बेटे दोबारा से, 5 बजे वाला सेशन नहीं करेंगे, मैं 2 बजे वाला सेशन बिल्कुल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पहले 5 से बेसिक लॉजिक कंप्लीट हो जाना आपका। इन केस आपने अभी ज्वाइन किया है तो मेरे कल के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब में आप देख सकते हैं, सो दैट कि 2 बजे जब आप मेरे को अटेंड करें तो यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। बेटे मजा आ जाए ना एक बार कि हाँ ये है कंसेप्ट्स। मैं वेट करता हूं, कुछ आपको पूछना है तो यू नो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं। एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, कुछ भी पूछना चाहें पूछिए। मैं लिख रहा हूं बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। बेटे हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। सिचुएशंस को वी कैनॉट कंट्रोल आउटर सिचुएशंस, बट वी कैन कंट्रोल आवर इनर सेल्फ, सो वी शुड डू दैट। So we have completed now 4 lectures in cash flow, basic lectures. There are 5 basic lectures which we will be doing publicly, and after that we will be going only for recorded. तो आप कैश फ्लो का 5वां लेक्चर जरूर अटेंड करना 2 बजे आज ही, भूल ना जाना, इकड़ो भूलचो नहीं। प्लीज अटेंड एट 2 o'clock। पूछिए, कुछ पूछना तो मैं खड़ा हूं आपके लिए। डाउट्स कुछ पूछना चाह रहे हैं?